नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी से शेख हसीना की मुलाकात। बांग्लादेशी पीएम के साथ कई समझौतों पर लगी मोहर। बांग्लादेशी पीएम का 15 दिनों के भीतर दूसरा भारत दौरा। जोधपुर के सूरसागर में तनाव। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को लिया हिरासत में। मामूली बात पर भड़की हिंसा, भारी पुलिस बल तैनात। तेलंगाना सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों के 2 लाख तक के फसल ऋण माफ करेगी सरकार। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर मोहर लगाई गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से रिश्तों को हमेशा से खास अहमियत दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ पीएम मोदी के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये 15 दिनों के भीतर दूसरा भारत दौरा है। इसके पहले शेख हसीना 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी। आज पीएम मोदी और हसीना के बीच रेल, एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर बात हुई है। पीएम मोदी के अलावा शेख हसीना ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। बीते दिन उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरे के बाद शेख हसीना चीन जाएंगे और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सूर्यनगरी जोधपुर के सूरसागर थाना इलाके में मामूली बात को लेकर ऐसा बवाल मचा कि वहां हालात सामान्य करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। 2 पक्ष आमने सामने हो जाने से वहां हिंसा भड़क गई। आक्रोशित भीड़ ने एक दुकान और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। शहर में बिगड़े हालात देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने हिंसा के इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल वहां स्थिति पर काबू पा लिया गया है। पथराव में हाउसिंग बोर्ड के थाने के अधिकारी को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी उपद्रव प्रभावित इलाके की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में आग बुझाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट से कम 2 लोगों की जिंदा चलने की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घटना गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में हुई। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी इमारतें और मकान हिल गए। धमाका होने से कई लोगों के घरों में दरारें तक आ गई हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बॉयलर फटने के बाद आग बुझाने का काम कई घंटे तक चलता रहा। पुलिस विभाग की टीमें भी हादसा स्थल पर पहुंची। बॉयलर फटने के कारणों की जांच जारी है। वहीं शॉर्ट सर्किट से हादसा होने की संभावना है। फिलहाल खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। तेलंगाना के राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त तक राज्य के प्रत्येक किसान के लिए 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए फसल ऋण माफ होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सरकारी आदेश के अंतर्गत फसल ऋण की माफी के लिए पात्रता मानदंड पर दिशा निर्देश जारी करेगी। बीएसएफ ने गुजरात में कच्छ के क्रीक इलाके से 150 करोड़ की लावारिस ड्रग्स बरामद की है। ड्रग्स के पैकेट लावारिस हालत में पड़े मिले हैं, जिसमें हेरोइन, चरस और सिंथेटिक ड्रग्स शामिल थे। बीएसएफ ने पिछले 1 हफ्ते में कुल 120 से अधिक ड्रग्स के पैकेट पकड़े हैं। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि कच्छ के समुद्री तटीय इलाकों में ड्रग्स की लगातार बरामदगी हो रही है, जिसे देखते हुए यहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 1 महीने से लगभग हर रोज कच्छ के समुद्री तटों पर 10 से 20 ड्रग्स के पैकेट मिलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में फेंकी गई ड्रग्स के पैकेट समुद्र की लहरों के साथ निचले तटीय इलाकों में बहकर आना निश्चित है। अगस्त 2023 में भी इसी तरह करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई थी। बीएसएफ का कहना है कि वे राष्ट्रीय विरोधी मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार हैं।
हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। इस बीच हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में 27 जून को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग 27 जून को सीएम सैनी की अध्यक्षता में होगी। इस दौरान बैठक में जरूरी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक 27 जून सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा बैठक के लिए जारी की गई नोटिस में मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठक के लिए बुलावा दिया गया है। बिहार में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है। यह परीक्षा 26 जून से 28 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। वहीं अब पर इस परीक्षा की संशोधित तिथियों की घोषणा जल्द ही बोर्ड द्वारा की जाएगी। परीक्षा स्थगित होने के कारणों का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चल पाया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दो परीक्षाएं एक ही तारीख पर टकरा रही थी, इसलिए टीईटी को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने भी 28 और 29 जून को प्राध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं निर्धारित की हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गांव में एक युवक ने कथित तौर पर पत्नी के अवैध संबंधों के शक में अपने ही 1.5 वर्षीय बेटे के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चित्रहिया गांव निवासी सुजीत वर्मा का बेटा आनंद अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ घर में खेल रहा था, तभी सुजीत आया और उसे अपने साथ ले गया। पुलिस ने बताया कि थोड़ी देर बाद बच्चे की मां को वह अधमरी हालत में भूसे की कोठरी में मिला और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसका सिर भूसे के ढेर में दबा हुआ था। उसने बताया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महिला ने अपने पति सुजीत के खिलाफ बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं शव का पोस्टमार्टम करा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने है कि सुजीत अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और आनंद को अपनी संतान नहीं मानता था, इसलिए उसने अपने 1.5 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि सुजीत की पत्नी का भी कहना है कि उसके पति के एक अन्य महिला से अवैध संबंध थे। इस मामले में सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। यूपी के नानपारा बहराइच मार्ग पर आज ट्रक और कार में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार भाई बहन समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नानपारा बहराइच मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नानपारा से बहराइच की ओर जा रही ट्रक संख्या यूपी 21 DT और बहराइच से नानपारा की ओर जा रही हुंडई कार में हादसा हुआ। हादसे में मौके पर ही रुपई डीहा थाना क्षेत्र के ग्राम सुजुली बाबा कुट्टी निवासी 25 साल का नौसाद, 60 वर्षीय ग्वाल उर्फ मोहम्मद हामिद और 70 वर्षीय मोहम्मद आरिफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर जख्मी हो गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों दुर्घटना वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है, जांच जारी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।